Hello students, today we will discuss about our 9th class first chapter, revision of 9th class first chapter, which is matter in our surroundings. We have already studied about this chapter and we will discuss the main points of this chapter so that because this chapter will come in your next NTSC exam, which is on 13th June. Okay. So let's start. Dear students, the name of the chapter is Matter in Our Surroundings. Means we are surrounded by something which is called as matter. हम लोग अपने चारों तरफ एक कुछ सब्सटेंसेस से घिरे हुए हैं जिनको हम मैटर का नाम देते हैं. अब मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी चीजें मैटर के अंदर आएंगी, किन चीजों को हम मैटर कहेंगे, किन सब्सटेंसेस को हम मैटर कहेंगे. तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर हर वो चीज है जो कि कुछ उसका अपना मास है और जो कि कुछ अपना एरिया ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, और एरिया को हम वॉल्यूम में भी कह सकते हैं. एरिया ऑक्यूपाई करती है या कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं, मैटर. गॉट इट. तो वी आर सराउंडेड बाय मैटर. अब क्या होता है कि मैटर जो है वो दो तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है. मैटर इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू कैटेगरीज, physical classification of matter and chemical classification of matter. According to the shape and size, mass and volume, okay, physical nature जो है, बाहर से देखने में चीजें कैसी हैं, सॉलिड हैं, हार्ड हैं, इस बेसिस पे मैटर को फिजिकली क्लासिफाई किया जा सकता है. और फिजिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड कई साइंटिस्ट ने ये भी पहचानने की भी कोशिश की कि मैटर का सबसे छोटा जो है, छोटी चीज है, वो क्या है. तो उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो मैटर की जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है, पार्टिकल्स है. एंड उन्होंने पार्टिकल का नेचर भी समझाने की कोशिश की कुछ साइंटिस्ट ने कि जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर मिलके बना हुआ है उनका नेचर क्या है पार्टिकल्स का. तो फॉर एग्जाम्पल जो अगर हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखें, फिजिकली क्या है नेचर का, दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ने मैटर को बनाया हुआ है. तो इन पार्टिकल्स का क्या नेचर है, ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं. पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. इनको हमने 9th क्लास में एक्टिविटीज के थ्रू समझा था कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. ओके, नेक्स्ट इज द अगर दो पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है. पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. गॉट इट. एंड पार्टिकल्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अगर दो पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में जरूर कोई अट्रैक्शन है और इसको हम कहते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. एंड दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. गॉट इट. अब जैसे अगर हम एक्टिविटीज भी देखें तो दे आर वेरी स्मॉल. अगर हम सपोज एक एक कुछ चीज मिक्स करने की कोशिश करें, या इंक है, इंक की एक ड्रॉप मिक्स करने की कोशिश करें पानी में, तो इतनी छोटी सी ड्रॉप पूरे पानी के वॉल्यूम को कलर्ड कर देती है. दिस मीन्स इस छोटी सी ड्रॉप में कितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जिन्होंने हर जगह जाकर उसको कलरफुल कर दिया. तो दिस मीन्स दिस एक्टिविटी कंफर्म्स दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. लाइक पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. तो जैसे अगर हम एक ग्लास में पानी लेते हैं, फिक्स पानी लेते हैं 10 ml 100 ml, और उसमें हम शुगर डालते हैं, तो शुगर अब और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है और वो मिक्सअप हो जाती है सब में, लेकिन पानी का वॉल्यूम वहीं की वहीं रहता है. दिस मीन्स पार्टिकल्स कहाँ गए, उसके पार्टिकल्स जो थे वो हम जानते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, तो जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में फिट हो गए
तो दिस मीन्स इसीलिए वॉल्यूम नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स ने पानी के पार्टिकल्स के जो बीच में गैप था उसको फिल अप कर लिया। तो दिस मीन्स पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। नाउ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम चौक ले या कोई और चीज ले जो टूटने वाली हो और एक आयरन नेल ले, तो आयरन नेल को हैमर्ड आउट करते हैं हम, तो आयरन नेल नहीं टूटती, जबकि चौक जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब जो आयरन है, आयरन एक मेटल है और ये मेटल है तो वो जगह भी घेर रही है कुछ, तो इसका मतलब वो भी मैटर के अंदर ही आती है। तो इसका मतलब आयरन भी किससे मिलके बनी होगी? पार्टिकल से। तो आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड और टाइटली पैक्ड है। जब वो टाइटली पैक्ड है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा है, इसीलिए वो टूट नहीं पा रहे, अलग नहीं हो पा रहे हैं, पार्टिकल्स बंधे हुए हैं, जैसा हमने लिया था वैसा ही है। तो दिस मीन्स पार्टिकल्स है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। नेक्स्ट इज दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। लाइक अगर हम कोई भी इंसेंस स्टिक होती है या कोई गरम खाना होता है, अगर हम देखते हैं तो एक जगह से स्मेल दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। दिस मीन्स पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो these were all the physical nature of matter. That physical nature of matter is made up of particles, and particles का क्या nature है? ये चार नेचर है। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इन सब फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग मैटर को फिजिकली डिवाइड किया गया कि ठीक है, और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे कि मैटर में तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, तो उन चीजों के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है, उस बेसिस पे मैटर को फिजिकली 3 स्टेट में क्लासिफाई किया। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इन तीनों स्टेट में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। गॉट इट? इसी वजह से इनको क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। अब हम देखते हैं कि इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से इन तीनों स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, या हम ये कह लें कि इन तीनों स्टेट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ बात करते हैं हम सॉलिड में देख रहे हो तुम, पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास अरेंज्ड हैं, क्लोज पैक्ड हैं। जो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। एंड लिक्विड में तुम देख रहे हो, लिक्विड में पार्टिकल्स एक अरेंज तो है अच्छे से, लेकिन उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है। गैशियस स्टेट में तुम देख रहे हो कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो इनके अरेंजमेंट की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से फीचर्स इनके अलग अलग हो जाते हैं? स्टेट ऑफ पैकिंग। स्टेट ऑफ पैकिंग का मतलब क्या है कि ये जो पैकिंग है पार्टिकल्स की, इनकी वजह से इनकी स्टेट क्या रहती है। तो देखो, जो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्योंकि पास होते हैं, इस वजह से ये हार्ड होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड स्टेट होती है इसमें थोड़े पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो थोड़े सा ये लूज पैक्ड होते हैं, और गैस बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं इसमें पार्टिकल्स। दूसरा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत पास अरेंज्ड है, तो इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है इसी वजह से तो पास है ये। ठीक है, तो ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। नेक्स्ट, गैस। ओके, गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है उनको, और दूर दूर अरेंज्ड है। नाउ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रेशराइज करके उसको दबाना, कंप्रेस कर देना। गॉट इट? तो हम देखते हैं सॉलिड्स में ऑलरेडी पार्टिकल्स बहुत पास हैं, तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। गॉट इट? लिक्विड में क्या होता है कि वॉल्यूम इनका फिक्स होता है,
अब जब वॉल्यूम फिक्स होता है इनका, तो इनको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तो उनको दबाया जा सकता है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v। गॉट इट? तो देखो, डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और वो मटेरियल जो होगा वो आपका हैवी होगा। गॉट इट? तो अगर हम डेंसिटी देखें तो तुम सॉलिड्स में देख रहे हो ये क्लोज पैक्ड होते हैं। क्लोज पैक्ड होने की वजह से जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स क्लोज पैक्ड होते हैं। क्लोज पैक्ड होने की वजह से वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहते हैं और अपनी शेप एंड साइज चेंज नहीं करते। और शेप एंड साइज चेंज नहीं करते हैं तो वो हार्ड होते हैं और वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है नॉट फ्लेक्सिबल। अब अगर उनको तुम फ्लेक्सिबल करना भी चाहोगे तो वो करेंगे कहाँ? उनके पास स्पेस ही नहीं है। तो नॉट फ्लेक्सिबल, दिस इज कॉल्ड रिजिड। ठीक है? तो सॉलिड्स में क्या पाई जाती है? रिजिडिटी। दे डू नॉट चेंज देयर पोजिशन, दे डू नॉट कंप्रेस। ओके? अब डेंसिटी देखो, इसी वजह से वॉल्यूम कम घेरते हैं। तो वॉल्यूम जब ये कम घेरते हैं तो इस वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है, और जब इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो ये भारी होते हैं और ये सिंक करते हैं, डूब जाते हैं। लिक्विड्स, लिक्विड्स में क्या होता है? उनका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, तो उनकी डेंसिटी कम होती है। ये हल्के होते हैं, इसीलिए दे यूजुअली ट्राई टू फ्लोट। गॉट इट? गैसेस, गैसेस तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हल्का होता है और हमेशा ऊपर जाता है। गॉट इट? तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब दूसरी बात यह है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं? कि हमने ये कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव फिक्स शेप एंड साइज। ओके? whereas in liquids they can change their shape, they can change their size, but they do not change their volume। अगर मैंने 1 लीटर वाटर लिया है तो 1 लीटर ही रहेगा। मैं अगर उसे किसी भी बर्तन में रखूंगी तो वो उसकी शेप एक्वायर कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स सेम। गैस, गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है ना शेप एंड साइज फिक्स होती है। जिस कंटेनर में तुम भरोगे उसको तो उसी की शेप वो ले लेते हैं। वॉल्यूम क्यों? एक इधर चला जाएगा पार्टिकल, एक इधर। ठीक है? दे आर अलाउड टू मूव फ्रीली। ओके, नेक्स्ट इज, okay, we were talking about some exceptional cases, like we talked about that solids have fixed shape and size। जब उनके पार्टिकल्स पास पास हैं तो उनकी शेप और साइज फिक्स रहती है, हार्ड होते हैं और उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन आइस का भी फिक्स शेप एंड साइज होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है। अभी हमने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती, सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। ऐसी आइस का तो फिक्स शेप एंड साइज है, तो आइस क्या हुई? सॉलिड, और सॉलिड हुई तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और आइस को डूब जाना चाहिए। लेकिन आइस यूज टू फ्लोट ऑन दी वाटर। तो उसका रीजन क्या है? जो आइस होती है उसके अंदर बीच में वेकेंट स्पेसेस होते हैं, या हम ये कहें कि केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे जो पिंजरा होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो खाली जगह होती है उसमें हवा भरी रहती है। तो हवा भरने की वजह से उसमें उसकी डेंसिटी, हवा भरने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम हो जाने की वजह से आइस यूज टू फ्लोट ओवर वाटर। ऐसे ही रबर बैंड जो है तुम देखोगे उसकी फिक्स शेप एंड साइज होती है, लेकिन अगर हम रबर बैंड पे कुछ प्रेशर लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। दिस मीन्स इट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज, बट सॉलिड्स कैन नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज। तो रबर बैंड कैसे कर रहा है? तो रबर बैंड इज ऑल्सो एक्सेप्शनल केस।
because some substances are affected by external things, pressure, force and pressure. Okay, so they can change their shape and size, like plastic bottles also. Next is sponge. Sponge has fixed shape and size, so it is a solid, but it can compress easily. उसको दबाया जा सकता है, जबकि हमने कहा कि सॉलिड्स को तो कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता, उनके बीच में स्पेस नहीं होती है. तो स्पंज में भी क्या होता है, एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं, उसमें भी खाली खाली गैप्स होते हैं और उसमें एयर भरी होती है. तो जब हम स्पंज को स्क्वीज करते हैं, उसको दबाते हैं, तो एयर इन पोर्स में से निकल जाती है, एयर गेट्स एक्सपेल्ड आउट, सो जो स्पंज होता है वो आपका दब जाता है. तो दीज वर ऑल दी एक्सेप्शनल केसेस फ्रॉम सॉलिड्स. ओके, फ्रॉम सॉलिड्स. सो सॉलिड्स एक बार फिर से बता देते हैं कि सॉलिड्स में फिक्स शेप एंड साइज होता है, दे कैन नॉट कंप्रेस एंड दे हैव मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड लेस, इसमें लिखना चाहिए लेस स्पेस. हम ये नहीं कहेंगे उनके बीच में स्पेस नहीं होती है लेकिन बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है उनकी स्पेस. लिक्विड्स में स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट गैस में बहुत ज्यादा होती है, और जिसमें स्पेस ज्यादा है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी, इट इज अ एबिलिटी टू फ्लो करने की जो ताकत है, जो प्रॉपर्टी है, वो कहलाती है फ्लूइडिटी. तो क्या होता है कि जैसे सॉलिड्स भी, जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं जनरली, लेकिन कुछ सॉलिड्स हैं जैसे आइस, और आइस को मैं मिक्सअप करूँ, आइस क्यूब्स और 2 आइस क्यूब्स को थोड़ा प्रेशराइज रखूँ, तो तुम देखते हो कि आइस दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, है ना, फ्लो करते हैं एक दूसरे में, तो कम करते हैं फ्लो. फ्लूइडिटी सॉलिड्स के अंदर कम होती है स्पेस की वजह से. लिक्विड्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं और गैसेस तो बहुत अच्छे से फ्लो कर सकते हैं, तो फ्लूइडिटी उनमें मैक्सिमम होती है गैसेस में. नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्सअप होना क्या कहलाता है? इंटरमिक्सिंग. जैसे मेरे पास अगर इंसेंस स्टिक जलाती हूँ, मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, तो एक जगह अगरबत्ती की जो स्मेल है वो रूम के बाहर भी पहुंच जाएगी. ऐसा क्यों हुआ? अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो जल के तो गैस में मिक्स हो गए और वो वहीं की वहीं रहने चाहिए, बाहर तक मुझे स्मेल नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं दे आर मिक्सिंग अप विद अदर पार्टिकल्स. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. एक जगह के पार्टिकल्स के दूसरी जगह के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाना क्या कहलाता है? इंटरमिक्सिंग. ओके, तो these were all the basic properties of solid, liquid and gases. एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो ये गैसेस हैं ये आपके मिक्स हो रहे हैं इधर उधर, ठीक है, लिक्विड भी मिक्स हो रहे हैं और दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. तो इस पार्टिकल्स के मूव होने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो दे नीड सम एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. गॉट इट? तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? अ मूविंग ठीक है, मूविंग एनर्जी. अब तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि देखो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये गैस के पार्टिकल्स हैं. अब एक पार्टिकल मूव करना चाह रहा है और लेकिन वो क्लोज पैक्ड है तो मूव ही नहीं कर पाएगा. तो सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, लेस, वेरी लेस, और इसमें थोड़ी ज्यादा होती है. तभी तो वो आसानी से, हम अगर ग्लास में भी पानी पीना चाहें तो आराम से पानी फ्लो कर सकता है, ठीक है, क्यों? काइनेटिक एनर्जी है, उनके बीच में जगह है. ओके, ये है गैस
काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, पार्टिकल्स कैन मूव इजीली, तो तुम वेरी लेस एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाई, दिस इज वेरी हाई। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल मूव करता है, और इसी एनर्जी की वजह से डिफ्यूजन होता है। गॉट इट? और इसी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ही गैस, जो गैशियस स्टेट होती है, उसमें पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मिक्सअप होते हैं। अच्छा, और ये जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज की जा सकती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं उस एनर्जी को, और पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और वो मूविंग कैपेसिटी भी उनकी बढ़ जाती है। यही रीज़न है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को घोलना चाहूँ, डिज़ोल्व करना चाहूँ, तो क्या होता है कि या तो मैं गर्म पानी में उसको घोलूँ तो वो जल्दी घुल जाएगी। क्यों? गर्म पानी में पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो आसानी से मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जब हम किसी चीज़ को मिक्सअप करते हैं तो हम स्टरिंग करते हैं, उसमें घुमाते हुए उसको मिक्स करते हैं। तो घुमाने से क्या होता है? रबिंग होती है, और रबिंग से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, और ये हीट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पार्टिकल्स आसानी से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ही रीज़न है कि गर्म खाने की स्मेल हम तक जल्दी क्यों पहुंच जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो खाना है, जब वो गर्म किया हमने, इसका मतलब पार्टिकल्स के पास टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा है तो उनका डिफ्यूज़न भी ज़्यादा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज़ अ बेसिक फैक्टर फॉर डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न अगर किसी चीज़ में ज़्यादा हो रहा है, दिस मीन्स एक तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात उनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न है कि जब हम एक गैस को एक कंटेनर में भरते हैं तो क्या होता है कि गैस के पार्टिकल्स, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत होता है, तो वो फ्री होते हैं एक जगह से। एक कमरे में भरूंगी मैं गैस तो सारे कमरे को वो घेर लेगी गैस, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, तो उनका मूवमेंट भी ज्यादा होता है। और मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं, दे ऑक्यूपाई ऑल ओवर स्पेस। प्लस स्पेस तो वो घेर ही लेते हैं, उसके साथ साथ जो दीवार का कंटेनर, जो कंटेनर की वॉल होती है, उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि हमें बाहर जाना है। वाई दे एक्सर्ट प्रेशर? ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? ओके, नाउ तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, एंड फिजिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, दो और स्टेट्स भी होती हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके, उनके अंदर भी कुछ मास होता है और कुछ भी एरिया ऑक्यूपाई करती हैं। वो दो स्टेट्स होती हैं आपकी, प्लाज्मा एंड BeC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये दोनों जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा आपकी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और प्लाज्मा की खास बात ये होती है, इसमें पार्टिकल्स ना सुपर एनर्जेटिक होते हैं। ओके, जैसे ये होती क्या है, गैसेस जो होती है ना, गैसेस में हाई टेम्परेचर आप दे दो, अगर हम गैसेस को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो दे कम इन आयनिक फॉर्म, तो आयनाइज्ड गैशियस स्टेट होती है ये। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज हाईली आयनाइज्ड गैशियस स्टेट, एंड सन जहां पर ज्यादा टेम्परेचर है, और ये प्लाज्मा कहाँ पाई जाती है? स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। एंड अगर हम प्लाज्मा को देखना चाहें तो जैसे नियॉन बल्ब है ना,
उसके अंदर नियॉन गैस है तो उसको आयनाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है और फिर वो ग्लो करती है। ज्यादा टेम्परेचर जहाँ होगा ना वहाँ ग्लोइंग होगा, सन भी तो ग्लो करता है, गॉट इट। और जैसे आपकी एलईडी है, इन सभी में प्लाज्मा ट्यूब होती है। नेक्स्ट बीईसी। बीईसी क्या है? सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाली स्टेट है, सुपर कूल्ड स्टेट जिसे कहते हैं हम, और ये स्टेट क्या कहलाती है? बीईसी कहलाती है, गॉट इट, ओके। इसमें क्या होता है बीईसी में कि जो लो डेंसिटी की गैस होती है, लो डेंसिटीज की जितनी भी गैसेस हैं इनकी डेंसिटी बहुत कम है, उनको सुपर कूल्ड कर दिया जाता है, तो वो जो स्टेट बन के आती है उसको कहते हैं हम बीईसी, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन, क्या हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं? हम जा सकते हैं क्या? देखते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Okay, so we are studying here how can we convert one state into another. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन कहलाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, और ये दो तरीकों से पॉसिबल है, एक तो टेम्परेचर इफेक्ट और एक प्रेशर इफेक्ट, गॉट इट। बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन कन्वर्ट वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट। हम देखते हैं, अगर हम इस पे टेम्परेचर बढ़ा दें, सॉलिड में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने पहले बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और पार्टिकल्स बहुत तेज तेज मूव करने लग गए, गॉट इट। जब तेज मूव करने लग गए तो इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो गई। हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया और टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो गए, उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो गई और अब ये किस स्टेट में आ गए? लिक्विड में आ गए। अगर हम लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाएं तो यही बात होगी, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके बीच में भी स्पेस क्रिएट हो जाएगा और ये किस में आ जाएंगे? गैशियस स्टेट में। आप गैशियस स्टेट को भी और ज्यादा हीटअप करोगे तो वो वेपर रूप में पहुंच जाएगी, वेपर सुपर एनर्जाइज्ड स्टेट में पहुंच जाएगी, गॉट इट, ओके। अब हम प्रेशर का इफेक्ट देखें। प्रेशर मींस कंप्रेस करना। तो देखो सॉलिड पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सॉलिड के बीच में तो वैसे ही स्पेस नहीं है, तो सॉलिड को अब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिक्विड को जब हम दबाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। अब जब पार्टिकल्स पास पास आ गए तो वो किस स्टेट में पहुंच गए? सॉलिड स्टेट में। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। गैस को तुम कंप्रेस करोगे, गैस के बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस है, तो गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं ना तो स्पेस खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे कम होता है और वो किस स्टेट में आ जाती हैं? लिक्विड स्टेट में, गॉट इट। तो इस तरीके से टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ाने से हम अपनी स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, गॉट इट। तुम यहाँ पर ये देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और प्रेशर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। कैसे? मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, प्रेशर मैंने बढ़ा दिया तो एटम्स को मैंने पास पास ला दिया, पास पास आ गए तो बेचारे मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी मैंने कम कर दी, गॉट इट। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कम करने के दो मेथड हैं, प्रेशर बढ़ा दो या टेम्परेचर कम कर दो। टेम्परेचर कम करने से भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि जब हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो इनको कुछ इनके कुछ नाम होते हैं, इनके प्रोसेसेस के। फॉर एग्जांपल सॉलिड,
से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर गैस में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो देखो जब सॉलिड से मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ओके, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। तो व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ओके, if liquid changes into gas, this is called boiling or evaporation. Okay, evaporation. अब हम ये तो हो गया सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में पहुंच जाते हैं। ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो और सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं वो सारे। तो उसमें क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो जाता है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, और ये इसके एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के, जैसे कैम्फर, ओके, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स। इसी वजह से तो हम घरों में नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं उन्हीं कपड़ों में, और कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती हैं। वो कहाँ जाती हैं? हम रखते तो सॉलिड स्टेट में, वो गायब मिलती हैं हमें, बिकॉज नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो आपकी सब्लिमेबल सब्सटेंस हैं। दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड दे evaporates or they convert into gaseous state. This means they show sublimation. So this is this process. अब हम इसका रिवर्स देखते हैं अगर, तो अगर गैस से लिक्विड स्टेट में आता है मटेरियल, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अच्छा, जब हम ये सीधा चल रहे थे ना, वो टेम्परेचर का इफेक्ट था। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ये किसका इफेक्ट आएगा? प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं हम, प्रेशर तो इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, और इधर वाला क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, ओके, तो देखो प्रेशर बढ़ाया तो गैस के पार्टिकल किस में आ गए? लिक्विड में, और ये कहलाता है कंडेंसेशन। अगर लिक्विड को भी हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये किस में आ जाता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ओके, अब इसमें भी ये होता है, गैस के सब्सटेंस कभी कभी सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट आ जाते हैं, इसको भी अपन सब्लिमेशन कहते हैं। दूसरा नाम होता है इसका डिपोजिशन, तीसरा प्रेसिपिटेशन। ओके, देखो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम केस के बारे में बात कर रहे हैं, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। तो एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और हम प्रोसेस का नाम क्या बता रहे हैं? प्रेशर तो इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर कम कर दे रहे हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दे रहे हैं, पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं। तो एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम उसके प्रेशर बढ़ाते हैं, उस पर ज्यादा प्रेशर लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे, और टेम्परेचर कम करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पार्टिकल्स ना सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। है तो वो गैस, लेकिन किस स्टेट में आ गई? सॉलिड स्टेट में। नाउ दिस इज कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब क्या होता है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में आ जाती है तो बहुत ज्यादा ये कूलिंग इफेक्ट शो करती है, आइस की तरह। लेकिन आइस की तरह ये मेल्ट नहीं करती। दिस मीन्स
दिस इज कॉल्ड ड्राई आइस। गॉट इट? तो तुम जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गई? सॉलिड स्टेट में। और इसका नेचर कैसा होता है? वो कूलिंग इफेक्ट होता है इसका, और लेकिन ये मेल्ट नहीं करती, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ओके, अच्छा, ये जो प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस क्या है जनरली? जैसे हमने कहा बॉइलिंग, मेल्टिंग, तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, दीज ऑल आर प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच वन स्टेट चेंजेस इनटू अनदर। लेकिन जब मैं कहूं कि कब होते हैं ये प्रोसेस, तो वो जो पॉइंट है स्पेसिफिक, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच liquid starts changing into gas. This is called boiling point. Melting, the minimum temperature at which solids start converting into liquid state. This is called melting point. Okay. तो अब क्या होता है कि जैसे अगर मेरे को टेम्परेचर मेजर करना है, कितना मेल्टिंग पॉइंट है, कितना बॉइलिंग पॉइंट है इसका, तो टेम्परेचर में मेजर करने के लिए कुछ यूनिट। ओके, then we come to conversion scales, टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन स्केल्स दिए हैं कि हम एक टेम्परेचर से, अगर कोई एक यूनिट दी हुई है टेम्परेचर की मेजरमेंट की, तो उसको हम सेकेंड यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो 3 यूनिट दे रखी हैं टेम्परेचर आपका मेजर करने की, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन, और इनको इंटर कन्वर्ट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना हमेशा, टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, हम बेसिकली अगर स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं तो दिस इज केल्विन। ओके, केल्विन जो है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है, और हम अगर टेम्परेचर हमारा सेंटीग्रेड में होता है, फारेनहाइट में होता है, तो हम केल्विन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनको इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। हम 273 को प्लस कर देते हैं अगर हमारा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दे रखा है और हमें केल्विन में चेंज करना है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं प्लस 273 कर दूंगी उसमें। और अगर टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, तो मैं 273 माइनस कर दूंगी उसमें से। एंड इफ आई वांट फारेनहाइट कन्वर्जन, then 9/5 degree Celsius is equal to degree Fahrenheit minus 32. Got it? So this is conversion factor. You can also note down in your notebooks. Next topic is very important line, that 4 degree centigrade. Okay? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना, बिकॉज NTSE में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट विच temperature water has maximum density. The reason, the answer is 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद तो वो डिक्रीज होने लगता है टेम्परेचर। ओके, जब डिक्रीज होने लगता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, पता है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है और डेंसिटी कम होने लगती है। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट क्या होती है? ये एक हिडन हीट होती है जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उनके पास हिडन हीट जो होती है वो काम में आती है उन पार्टिकल्स में ये जो हीट होती है वो छुपी हुई रहती है, और जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है तो पार्टिकल्स में ये हिडन हीट जो होती है वो यूटिलाइज की जाती है, और ये हीट आपकी काम में आती है। लेटेंट हीट जो होती है जनरली वो 2 टाइप की होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब तुम जानते ही हो, मेल्टिंग, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? मतलब मेल्ट करवाना। तो स्टैंडर्ड हम डेफिनेशन जब भी देते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यूज लेते हैं इसमें हम, ठीक है।
तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, पिघलाना है हमें तो, और हम पिघलाएंगे किसको, सॉलिड को। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को मेल्ट करने के लिए दी जाने वाली हीट एनर्जी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, एंड लेटेंट हीट ऑफ औछाल जो आइस होती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 3.34 इंटू 10 टू द पावर जूल्स पर किलोग्राम। ये वैल्यू नोट कर लेना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10 to the power 5 joules per kg. Now next is latent heat of vaporization. Vaporization you know, वेपर में कन्वर्ट करना है हमें। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब एक स्टेट, जैसे एक स्टेट है, इस स्टेट में पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, ओके, जैसे एक ये स्टेट है और इसमें पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, जब तक मैं इनको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड नहीं करूंगी ये अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, मींस इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो जब मैं एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करती हूँ तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और इनका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो पहले तो स्पेस क्रिएट होती है इनके बीच में, फिर ये अपनी जगह छोड़ के इधर आ जाते हैं। तो एक पार्टिकल यहाँ था और एक पार्टिकल यहाँ है, किस पार्टिकल में हीट ज्यादा होगी, या हम ये कहें कि एनर्जी ज्यादा होगी, इस वाले पार्टिकल में। गॉट इट? तो एक बात क्लियर हुई कि एक पार्टिकल को अपनी स्टेट से दूसरी जगह जाने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होती है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हीट एनर्जी चाहिए ही चाहिए। गॉट इट? दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन वेपर में कन्वर्ट करने के लिए दी जाने वाली हीट एनर्जी। तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितनी है, 22.5। ओके, ये थी 3.34, या तुम इधर कर लोगे तो एक बढ़ जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगी। तो 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इन जूल्स पर केजी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है वाटर की, 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5। वैल्यू फिगर याद रखना, पावर है ना, अगर पॉइंट्स आगे कर लेंगे तो पावर बढ़ जाएगी। 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर केजी। गॉट इट? तो आपका ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, इससे जुड़े 2 क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम में। क्या है वो क्वेश्चंस? एक तो सपोज एक पानी बॉईल कर रहा है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, इनको ये हीट एनर्जी पहुंच रही है, और ये आपके वेपर के पार्टिकल्स हैं। ओके, तो ये है वाटर और ये है वेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इस स्टीम में, वेपर को हम स्टीम कह सकते हैं, स्टीम में स्टीम हमें ज्यादा जलाती क्यों है एज कंपेयर टू वाटर। ऑब्वियसली अभी दिख ही रहा है कि जब अपनी जगह छोड़ के इधर पहुंच गए, तो इनके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा होगी इस वजह से। तो और ये जैसे अगर मैं इनको हीटअप करे जा रही हूँ, गॉट इट, हीट करने से क्या हो रहा है, इस एक्स्ट्रा हीट को ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये ऊपर पहुंच जा रहे हैं। क्या बताया, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट गए, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट गए तो ये अपनी स्टेट छोड़ के इधर आ गए। अब हम लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एक्स्ट्रा हीट जा रही है इनके पास, वो कहाँ जा रही है, वो इन्हीं पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब्ड है, हिडन के रूप में। हीट कैसी है, हिडन के रूप में। अब जैसे वो जो हीट एब्जॉर्ब करके ये पार्टिकल्स इधर पहुंचे, तो थोड़ी बहुत हीट तो अपने अंदर लेके ही गए होंगे, वो ऊपर है तो इनका मतलब हीट भी ज्यादा है। तो वो हीट किस रूप में रहती है इनके पास, छुपी हुई हीट के रूप में। तो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमने उनको हीट दी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये कहलाएगी।
जो हिडन हीट हमने प्रोवाइड की वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, गॉट इट। और वो उनके अंदर छुपी रहती है क्योंकि वो बेशक यहाँ पहुंच गए लेकिन लेटेंट हीट को अपने साथ रखे हुए हैं। तो ड्यू टू मोर लेटेंट हीट स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स। एक आता है कि देखो एक टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे हमारी आइस रखी हुई है, ओके, और इसी टेम्परेचर पे हमारा वाटर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर है, लेकिन आइस जो होती है वो ज्यादा हमें ठंडक प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियस सी बात है पानी को जब हमने लेटेंट पानी को जब हमने टेम्परेचर कम किया होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम की गई होगी, पार्टिकल्स पास आए होंगे, तब जाके आइस बनी होगी। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स पास आए तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास जो एनर्जी थी वो कहाँ गई, वो एनर्जी उनके पास छुपी हुई फॉर्म में ही रही। बेशक वो आइस में कन्वर्ट हो गए, पार्टिकल्स पास आ गए, उनकी जो एनर्जी थी वो लेटेंट हीट के रूप में छुपी हुई रही। तो ये बन गई आपकी आइस और ये रहा वाटर। अब देखो अगर ये जो आइस है, आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, है ना। इट रिक्वायर्स टू एब्जॉर्ब हीट, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर लेटेंट हीट है कुछ, और ये लेटेंट हीट एक दूसरे को चिपकाए हुई है, गॉट इट। तो इसके जो बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए इसको एटमॉस्फेयर से कुछ हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और जिसको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है इसका मतलब उसके पास हीट कम है, ओके, और जिसके पास हीट कम है तो वो ज्यादा ठंडी हुई, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पानी को ऐसी कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करनी पड़ रही, दिस मीन्स इसके पास तो हीट है, हीट एनर्जी है, तो कौन कूल हुआ ज्यादा, आइस। इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज आइस नीड्स टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी टू ओवरकम द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जितनी है, इतनी हीट एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो जब मैं उसको हीट एनर्जी दे रही हूँ, दिस मीन्स आइस के पास हीट कम है, और कम है तो इसका मतलब उसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसी टेम्परेचर पर पानी को हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, गॉट इट। तो दिस इज द रीजन व्हाई आइस कॉजेज सीवियर बर्न, ice causes cooling effect as compared to water, okay। next is है आपका कि जैसे अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है, जैसे हम बॉईल कर रहे हैं इसको, ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दे रहे हैं हम, ठीक है। अब हम अगर इसका टेम्परेचर नोट करते हैं तो हम जानते हैं पानी कितने टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू होता है, 100 डिग्री पे। तो जैसे ही हीट एनर्जी 100 डिग्री के बराबर पहुंचेगी वैसे ही पानी बॉईल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर आया 100 डिग्री, अब मैं 1 मिनट बाद देखती हूँ और मैं लगातार इसको गर्म कर रही हूँ, दिस मीन्स मैं एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो टेम्परेचर यहाँ पर 101 हो जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर थर्मामीटर से टेम्परेचर नापती हूँ तो टेम्परेचर रिमेन्स सेम, जबकि एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट वेपर में जा रही है, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ये जो हीट एनर्जी है, इन्होंने ये पार्टिकल्स की जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ा, तो मतलब इतनी हीट एनर्जी काम आ गई इन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। अब जो मैं एक्स्ट्रा हीट सप्लाई कर रही हूँ, गर्म करती जा रही हूँ, वो हीट काम आई दूसरे पार्टिकल्स के बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो हीट बढ़ कहाँ पाई, तो बिकॉज एक्स्ट्रा हीट सप्लाइड इट यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सो याद रखना हमेशा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वन स्टेट चेंजेस इनटू अनदर,
ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि जो प्रॉपर हीट होती है वो आपकी यूटिलाइज होती रहती है. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अच्छा, ये चीजें तो तुम कर ही लोगे आराम से. जैसे एयर है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में काफी गैप होता है तो हम अपना आर्म जो है वो आराम से स्विंग कर लेते हैं. ठीक है, जैसे पानी है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है तो हम आराम से स्विम कर लेते हैं. स्विम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप है, स्पेस होती है, तो हम आराम से स्पेस को और खिसका भी सकते हैं पार्टिकल्स को, और हम आगे स्विम कर देते हैं. उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में इसका मतलब कम होता है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तभी तो हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए आगे चलते चले जाएंगे. ठीक है, सॉलिड्स में नहीं जा सकते. सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गैसेस हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तभी तो गैसेस में आराम से हाथ हिला सकते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, बॉन्ड्स टूट है ही नहीं, बीच में गैप है उनके. लिक्विड में बहुत कम होता है तो हम आसानी से तोड़ते हुए चले जाते हैं. स्पेस भी होती है उनके बीच में. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. देखो इसमें क्या होता है कि ये बॉइलिंग, ये ठीक है, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है. बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में क्या है? बॉइलिंग मीन्स हम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रही है और पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं. बॉइलिंग में क्या होता है कि चारों तरफ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि पहले बर्तन गर्म होता है और उस हीट को पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं और इकट्ठे ही उबलना शुरू हो जाते हैं. गॉट इट. तो बॉइलिंग इज अ बल्क प्रोसेस. इकट्ठे एटम्स आपके उड़ना शुरू होते हैं. ओके, देखो यहाँ पर तो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और पानी आपका जगह छोड़ छोड़ के जा रहा है. ठीक है, लेकिन इधर जहाँ पर हमने एक टब रख रखा है घर के बाहर और वहां भी पानी कम हो रहा है, वहां भी पानी उड़ रहा है, यहाँ तो हम अपनी हीट एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं. तो यहाँ कहाँ से पार्टिकल्स हीट ले रहे हैं? क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं पार्टिकल को अपनी जगह छोड़ने के लिए हीट एनर्जी चाहिए. तो यहाँ कहाँ से ले रहा है? तो यहाँ क्या होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, देखो पार्टिकल्स इस टाइप से अरेंज रहते हैं. तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सरफेस से अपने ऊपर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लस अपने साइड वाले एटम से भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं. क्योंकि हमने बताया कि पार्टिकल्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, ऊपर वाला. ठीक है, फिर ये चला गया, ये पार्टिकल्स फिर ऊपर आ गए नीचे के पार्टिकल से हीट एब्जॉर्ब करके. तो इन इवेपोरेशन पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, सरफेस, और प्लस फ्रॉम एडजेसेंट पार्टिकल्स. तो वहां पर पार्टिकल्स फिर अपनी जगह छोड़ के जाते हैं. हालांकि इवेपोरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, है ना, क्योंकि पार्टिकल्स बेचारे इतनी हीट एब्जॉर्ब करते हैं तब जाके वो इवेपोरेट हो पाते हैं. तो एक तो इनमें तुमने देखा कि बॉइलिंग हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे होगा. जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचेगा तभी ये पानी उबलना शुरू होगा, इतनी हीट पहुंचेगी तभी पानी उबलना शुरू होगा. इवेपोरेशन में तुम सोच सकते हो 100 डिग्री होगा बाहर का टेम्परेचर तब जाके पानी उबलेगा. नहीं, इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे शुरू हो सकता है. सरफेस से हीट एब्जॉर्ब की और पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाते हैं. दूसरी बात, ये क्या करते हैं इन इवेपोरेशन, ये सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो देखो सरफेस से इन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी तो सरफेस की हीट कम हो गई, है ना. ये पानी है और इसने ऊपर से हीट एब्जॉर्ब करी तो ऊपर की हीट कम हो गई, तो इससे हमें ठंडक लगती है चारों तरफ और यहाँ पर हमें गर्माहट लगती है. तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. यही रीजन है कि जैसे गर्मियों में हम छिड़काव करते हैं. ओके, ये छत है और हमने यहाँ पर छिड़काव किया तो ये जो पानी के पार्टिकल्स है ना, जो सरफेस पे हीट थी उसको एब्जॉर्ब करके उड़ गए, तो छत की हीट एनर्जी कम हो गई. हीट एनर्जी कम हो गई तो छत हमें कैसी लगती है, ठंडक लगती है, ठंडी लगती है. ओके, और अगर हम अपनी हथेली पे, पाम पे एसीटोन या एथिल अल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स रखते हैं. अच्छा, जो एसीटोन है, इथाइल अल्कोहल है, ये सब ना वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब दे कैन इजीली कन्वर्ट इनटू
वेपर, सराउंडिंग से थोड़ी बहुत भी हीट मिलेगी वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो मैं अपनी पाम पे रखती हूँ, ओके, और पाम पे जब रखती हूँ तो पाम की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो तुरंत उड़ जाते हैं, तो पाम की हीट कम हो गई मेरी, तो माई पाम फील्स कूल। जैसे गर्मियों में भी हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, इसीलिए पहनते हैं क्योंकि क्या होता है कि कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है, उन्होंने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, वो क्या करते हैं कि हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हमारा जो स्वेट है, पानी का जो पार्टिकल है वो इवैप, और जो कॉटन के कपड़े होते हैं क्योंकि ये नेचुरल फाइबर से मिलके बने होते हैं तो दे कंटेन सम पोर्स, तो ये जो स्वेट है, जो पसीना है, वो इन पोर्स में से निकलता है बाहर। और निकल कैसे रहा है, उड़ कैसे रहा है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस मेरी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मेरी बॉडी की हीट एनर्जी कम हो रही है एंड आई विल फील कूल। यही रीजन है कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, बिकॉज दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट एंड स्वेट इवेपोरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम अवर बॉडी, ठीक है। तो दिस और इसमें क्या होता है कि बल्क प्रोसेस होता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है, ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है बॉइलिंग, और इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ओके, कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इवेपोरेशन है, बॉइलिंग तो जितनी हम हीट एनर्जी देंगे उतनी जल्दी हो जाएगा, इवेपोरेशन है वो किस किस पे डिपेंड करता है। जो इवेपोरेशन है, अगर बाहर सनलाइट ज्यादा हो रही है, हीट ज्यादा है, तो पार्टिकल्स फटाफट फटाफट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, गॉट इट। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा सनलाइट हो रही है, मतलब ड्राई डे है और ना पार्टिकल्स हैं, ये फटाफट हीट एब्जॉर्ब करेंगे, बॉन्ड्स टूट जाएंगे और ये उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा। दूसरा होता है आपका ह्यूमिडिटी। देखें अगर हम, तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, हम पानी तो उड़ाना चाह रहे हैं और वेपर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इवेपोरेशन हमारा कम हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो डिक्रीज कर देती है इवेपोरेशन। दूसरा है आपका सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया का देखो ऐसे समझो, जैसे ये पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स हैं, तो यहां मैंने क्या किया, ये एरिया बढ़ा दिया पार्टिकल्स का, तो हर पार्टिकल को हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मौका मिल रहा है और वो इवेपोरेट हो जा रहा है आसानी से। लेकिन यहाँ देखो, इतने ही पार्टिकल्स को सबसे पहले हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मौका मिला, यही पार्टिकल वो हुए, फिर ये होंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ा देने से इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। जैसे कपड़े हैं, वो अगर हम फैला के ना सुखाएं तो पानी के पार्टिकल्स अब पूरे सरफेस पे नहीं आएंगे और धीरे धीरे सूखेगा। चाय है, कप में पीना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सॉसर, सॉसर में पार्टिकल सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, सारे पार्टिकल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। नाउ विंड स्पीड, विंड स्पीड तुम जान रहे हो, सपोज पंखा चल रहा है और यहाँ पर हमने कोई चीज सुखाने को रखी, तो ऑब्वियसली विंड स्पीड क्या करती है, पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा ले जाती है। जहाँ विंड स्पीड होगी वहाँ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो इवेपोरेशन होता है ना, वो नेचर ऑफ, उस पर भी डिपेंड करता है मटेरियल पे, कि मटेरियल का नेचर कैसा है, कि जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं ना वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, तो इवेपोरेशन इन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस विल बी फास्टर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन रीड कर लेना तुम लोग, अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम्स हमारी क्लियर हो जाएंगी, ओके। टेम्परेचर कन्वर्जन है, ये रीजंस हैं, लेटेंट हीट है इसमें, सॉलिड लिक्विड गैस के जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, और ये सब तुमने पढ़ लिया और रिवाइज भी हो गया तुम्हें, तो आई होप ये तुम्हें समझ में आएगा एंड प्रिपेयर वेल फॉर दिस चैप्टर, ओके। और एनसीईआरटी भी आप लोग लाइन बाय लाइन रीड करना, ओके। थैंक यू।